आज हम लोग स्टडी करेंगे एक नया चैप्टर, चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। अभी तक आपने इससे पहले पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड एनालिटिक फंक्शंस। अब इसमें है कि इंटीग्रेशन। वैसे आप कॉम्प्लेक्स का डिफरेंशिएशन और कॉन्टिन्यूटी भी स्टडी कर चुके हैं, लेकिन अब आ गया इंटीग्रेशन। जैसे कि नॉर्मल यानी रियल कैलकुलस में भी आपने इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ था, लेकिन यहाँ पर है कॉम्प्लेक्स में, यानी कि आप जो लेते हैं जेड एक्स प्लस आई वाई या फंक्शन ऑफ जेड लेते हैं, मान लीजिए आपने जेड स्क्वायर ले लिया, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे तो ये देखना है इसमें आपको। तो देखिए, इंटीग्रल ऑफ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, जैसे यहाँ पर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, वेरिएबल क्या है जेड, आर डिफाइंड अलोंग कर्व इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। यानी कॉम्प्लेक्स प्लेन में जो इंटीग्रेशन करना है वो आपको एक कर्व के अलोंग करना है। अब जैसे हम आपको रियल कैलकुलस की भी बात थोड़ी सी याद दिलाएं, यहाँ पर लिख देते हैं हम। रियल कैलकुलस में जब हम लोग पढ़ते थे, मान लीजिए डिफरेंट इंटीग्रल पढ़ रहे होते थे, तो एक पॉइंट ए से लेकर के बी तक करते थे, और डिफरेंट इंटीग्रल के लिए लिख देते थे कि ए से लेकर के बी तक और एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। इसको जनरली लाइन इंटीग्रल भी कहते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग हो रहा है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है इंटीग्रल आपका। लेकिन जो आप कॉम्प्लेक्स में पढ़ेंगे वो एक कर्व के अलॉन्ग, जैसे मान लीजिए ये कर्व है आपका, ये कर्व सी कह दिया। अब ये कर्व स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, आर्क ऑफ सर्किल भी है, आर्क ऑफ पैराबोला है, जो भी कर्व होगा उसकी इक्वेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। और उसका एक लिमिट आप मान सकते हैं कि एक लिमिट Z1 कर दिया और एक लिमिट आपने Z2 कर दिया, Z1 से लेकर के Z2 तक। तो आप ये समझ रही है कॉम्प्लेक्स प्लेन या Z प्लेन कहलाता है, और इसमें एक ऑर्डर्ड पेयर में पॉइंट्स होंगे। जैसे Z1 का कोई वैल्यू होगा, सपोज करिए 1 प्लस आई है Z1 की वैल्यू, तो 1,1 हो जाएगा। ये 1,1 हो गया आपका। Z2 मान लीजिए आपका ये हो गया कि 3,2 है, या 3 प्लस 2 आई है, 3 प्लस 2 आई दिया है तो 3,2 कह सकते हैं। तो जनरली जो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल है वो अलोंग ए कर्व है, ये आपको समझना है। अब कर्व किसे कहते हैं, यहाँ कर्व के बारे में बताया गया है। आर्क इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स z इक्वल टू जेड एक्स वाई, जो हमने भी आपका बनाया। देखिए Z1 से Z2 तक अगर आप मूव करते हैं, या अगर एक्सट्रीम पोजीशन ए मान लीजिए इसकी कर्व की, कर्व आपको ए से लेकर के बी तक डिफाइन है, तो Z1 Z2 तो दो फिक्स पॉइंट हमने लिए हैं, लेकिन ए से बी तक जाते जाते आपको इन्फिनाइट पॉइंट्स क्रॉस करने पड़ेंगे। इन्फिनाइट पॉइंट से गुजरते हुए आपका कर्व जाएगा, जो सी कर्व हमने बनाया हुआ है। तो वही कह रहे हैं कि आर्क इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। इफ वी टेक x इज इक्वल टू एक्स टी, y इक्वल टू वाई टी, t की वैल्यू a टू b, then equation of arc in complex plane is represented by c colon z equal to zt xt plus I yt where t is real। इसको पैरामीट्रिक इक्वेशन कहते हैं, यानी x और y को हमने किस में रिप्रेजेंट कर दिया है, इन टर्म्स ऑफ t। तो कर्व की इक्वेशन जो जनरली आप प्रेजेंट करेंगे वो z इक्वल टू zt भी कर सकते हैं, where t is रियल, और t की कोई ना कोई वैल्यू होगी। अभी आगे मिलेंगी प्रॉब्लम्स आपको, तो उसमें हम बताते हैं कि कैसे डिफरेंट वैल्यू ली जाएगी। अब एक होता है सिंपल आर्क और एक होता है नॉट सिंपल आर्क। तो क्या है कि एन आर्क इन कॉम्प्लेक्स प्लेन इज सेड टू बी सिंपल इफ इट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ। जैसा कि फिगर से दिख रहा होगा, इसने यहाँ पर अपने आप को क्रॉस कर दिया है, ये सिंपल नहीं है। सिंपल आर्क यानी क्रॉस ना करे अपने आप को। फिर आते हैं स्मूथ आर्क। स्मूथ आर्क का मतलब क्या है, एन आर्क सी कोलन जेड इज सेड टू बी स्मूथ if z dash t is continuous and non-zero in interval a to b। जैसा नाम से भी क्लियर है कि स्मूथ होना चाहिए। जैसे ये वाला देखिए आप बनाइए, यहाँ पर ये मान लीजिए ये भी बना सकते थे आप कर्व, ये भी एक कर्व ही है। यहाँ से लेकर यहाँ तक a से चले b तक, b से c तक, और c से आप आ गए मान लीजिए कि ये d पर आ गए। तो यहाँ b और c पे देखिए बेंडिंग है ना, शार्प बेंडिंग है b और c पे, तो ये स्मूथ नहीं है आपका, राइट। और z dash t भी कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। Then arc C colon ZT is said to be smooth if Z dash T is continuous and non-zero in the interval T A to B। ये मैथमेटिकल है, वो मैंने पिक्चर से बता दिया, फिगर से बता दिया कि वो स्मूथ नहीं है आपकी, ठीक। अब कंटूर किसे कहते हैं, और कंटूर का मतलब होता है जो आर्क ज्वाइन करके, जैसे ऊपर आपने बनाया यहाँ पर A से B तक, B से C तक, C से D तक, ये भी एक कंटूर है, ओपन कंटूर है, राइट। तो देखिए कंटूर किसे कहेंगे, a contour is an arc consisting of finite number of smooth arcs। कंटूर एक कंप्लीट आर्क है, लेकिन उस आर्क के अंदर भी फाइनाइट नंबर ऑफ आर्क्स हैं, joining end to end। the polygonal path is an
Example of contour. The contour is said to be closed if end points of last arc is same as the starting point of the first arc. Starting point of the first. For example, a triangle, a rectangle, a circle or an ellipse are closed contour. ये closed के यहाँ दिए हैं तो open का बताया polygonal हो जाएगा. जैसे ये A से लेकर B तक, B से लेकर C तक, C से फिर D तक, D से E तक. तो इसमें कितनी आर्क है? A B एक है, B C दूसरी है, C D तीसरी है, D चौथी है. तो यही ओपन कंटूर हो गया. और ये आपका एक क्लोज्ड कंटूर बना हुआ है. क्लोज्ड कंटूर में आपका सर्किल भी आ जाता है, इलिप्स भी आ जाएगा, हाइपरबोला भी आ जाएगा. तो इन सब शेप्स को हम लोग कंटूर कहते हैं. अब आते हैं कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल. ये जो कर्व के लॉन्ग इंटीग्रल आप करते हैं इसको लाइन इंटीग्रल ही कहा जाता है कॉम्प्लेक्स में. तो integral of complex valued function of a complex variable z is defined in terms of value of fz along the given contour c. तो यानी जो आपको कर्व दिया होगा उसको हम लोग कंटूर कहेंगे. कंटूर c एक्सटेंडिंग फ्रॉम z इक्वल टू z1 टू z इक्वल टू z2. जैसा अभी हमने आपको बताया था कि पॉइंट हम z1 से लेकर के z2 तक प्लेन कर्व में ले लेंगे. इट इज डिनोटेड बाय देखिए लाइन इंटीग्रल c fz dz ऐसे डिनोट कर सकते हैं, या z1 से लेकर z2 तक f ऑफ z dz भी डिनोट किया जा सकता है. अब इसके दो मेथड है यहाँ पर, दो मेथड या दो प्रोसेस कह सकते हैं आप, कि पैरामीट्रिक फॉर्म में लेके भी चल सकते हैं और कार्टेशियन फॉर्म में भी लेकर के चल सकते हैं. एक्स वाई फॉर्म में जैसे कहेंगे हम लोग, एक्स वाई फॉर्म में एक्सप्रेस कर लीजिए. तो इफ c इक्वल टू z इक्वल टू zt, तो t बिलोंग करेगा इंटरवल ए बी में. तो dz कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशियल करेंगे आप तो z डैश t, फिर t का करेंगे तो हो जाएगा dt. राइट. अब c f z dz, तो z की जगह पर आप क्या पुट कर देंगे, z की जगह पर zt, और dz की जगह पर आपका ये वाला टर्म आ जाएगा z डैश t dt. और लिमिट अब आपकी जो है c ना लिख करके हम लोग a से b लिख देते हैं, यानी t की वैल्यू a से b तक वेरी कर रही है. अभी प्रॉब्लम में जब आप करेंगे तो अप्लाई करेंगे. ये तो एक जनरल फार्मूला है आपका, जनरल अप्रोच बताई गई है. अगर fz इक्वल टू u प्लस iv यानी कंपोनेंट फॉर्म में, जैसे हम कार्टेशियन कह रहे थे कंपोनेंट फॉर्म uxy प्लस ivxy, तो dz कितना हो जाएगा. तो z आप जानते हैं कि x प्लस iy है, तो dz होने वाला है dx प्लस i dy. अब ये जो लाइन इंटीग्रल करेंगे आप यहाँ पर, तो fz की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे uxy प्लस i vxy, और dz की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे dx प्लस i dy. अब आप इन्हें मल्टीप्लाई करके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट कर लीजिए. तो जो रियल पार्ट आपका आएगा तो वो u का जब मल्टीप्लाई dx के साथ होगा और i vy का मल्टीप्लाई i dy के साथ होगा. तो ये रियल पार्ट हो जाएगा. तो एक तरफ रियल पार्ट वाला इंटीग्रल कर लिया और एक तरफ हमने इमेजिनरी पार्ट वाला कर लिया आपका. हाँ, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो एक बात का ध्यान रखना होगा कि जैसे ये u इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई है और इंटीग्रल आपका dx के रिस्पेक्ट में है, तो y को हमें यहाँ चेंज करना पड़ेगा. y को एज ए फंक्शन ऑफ x एक्सप्रेस करना होगा. वो आपको प्रॉब्लम में दिया जाएगा कि कर्व की इक्वेशन क्या है, उस कर्व की इक्वेशन से हम लोग इसको ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे. जैसे यहाँ इंटीग्रल dy के रिस्पेक्ट में है और ये x भी आ रहा है v के अंदर, तो फिर हमें यहाँ पर x को चेंज करना होगा फंक्शन ऑफ y बना करके, यानी x को y के फॉर्म में रख देंगे. ऊपर ऐसा नहीं करना पड़ता है केस 1 वाले में, क्योंकि वहां हम लोग x और y दोनों को t में चेंज कर चुके होते हैं. ठीक है, तो इसलिए वहां सिंगल वेरिएबल आपके पास रह जाता है t. अब इस वाले केस में क्या होता है, जो सेकंड आप कर रहे हैं कंपोनेंट फॉर्म में ब्रेक करके, उसमें एक x भी वेरिएबल है और एक y भी वेरिएबल है, इसलिए दोनों का एक दूसरे में रिलेशन देख के चलना पड़ता है कि कैसे कंफर्टेबल रहेगा इंटीग्रेशन हमारा. अब जैसे कि यहाँ प्रॉब्लम है, इसको हम सॉल्व करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा कंसेप्ट. फाइंड द वैल्यू ऑफ i इक्वल टू, यहाँ देखिए कर्व c लिखा हुआ है, कहीं कहीं स्मॉल कहीं कहीं कैपिटल लिखा हुआ है, तो उस चीज को आपको c को समझ लेना है कि कर्व है z स्क्वायर. थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पर लग रहा है, ये dz होना चाहिए, z स्क्वायर dz व्हेन c इज a line segment from z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू 2 प्लस i का मतलब हुआ 2,1. राइट, इसे फिगर नहीं बना है, अभी फिगर बनाते हैं इसमें. c इज ए कंटूर OAB, ओपन कंटूर OAB, और a का कोऑर्डिनेट है 2,0 और b का है 2,1. तो देखिए इसमें अगर दो फिगर बनाए जाए 1 by 1 करके, तो पहला फिगर आई थिंक ये बनेगा इसमें, यानी फर्स्ट पार्ट के लिए z0 यानी ओरिजिन हो गया,
और 2,1, अगर ये 1 कोऑर्डिनेट है, ये 1 दे रहे हैं आप, इसको यहाँ 2 कर रहे हैं, तो 2,1 ये इसका अगर कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखेंगे तो 2,1 आ जाएगा। 2,1 ये आपका यहाँ पर आया, ये ऐसे आपने इसको ज्वाइन कर दिया, ये पॉइंट आपका ए हो गया। तो यानी पहले वाला पार्ट के लिए अगर देखें तो हमारा जो पाथ है सी है, लाइन सेगमेंट है, यानी ओ ए है, ये फिगर नंबर 1 कह सकते हैं आप इसको। ठीक, एक फिगर हम यहाँ और ड्रॉ कर ले रहे हैं, आपका फिगर नंबर 2 देख लेते हैं। यानी कि दूसरी प्रॉब्लम में सी इज ए कंटूर ओ ए बी। अब ए शायद दूसरी पोजीशन पे है, ओ तो ओरिजिन हो गया, ए है 2,0, अब की बार 2,0 पर ए है। वैसे ये भी था आपके पास पॉइंट, लेकिन उसमें ओ ए जाना था, तो ये पॉइंट ए हो गया और ये 2,0 आ गया। फिगर नंबर 2 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। और बी है हमारा 2,1, तो 1 आई थिंक ये होगा, तो ये चीज आ जाएगी यहाँ पर आपके पास। तो ये आपके पास बी है और ये है आपका 2,1। इसमें जो कहा गया है, प्रॉब्लम से ही भी समझा रहे हैं हम आपको, सी इज ए लाइन सेगमेंट, तो ये लाइन सेगमेंट आ रही है आपकी ओ ए, पहली प्रॉब्लम में। दूसरी में क्या है, सी इज ए कंटूर ओ ए बी फ्रॉम, यानी कि ए और बी आपको दिया, कंटूर लेना है ओ ए बी, यानी ओ से लेकर के ए तक जाना है आपको, और फिर ए से लेकर के आपको बी, ओपन कंटूर बी तक जाना है, राइट। तो यहां पर यानी कि हमें ब्रेक करना पड़ेगा, सेकंड जब सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, ओ ए एक पाथ होगा और ए बी एक पाथ होगा, तो 2 पाथ में ब्रेक करना होगा। ठीक, तो फिगर आई थिंक समझ में आ गया। अब पहला वाला इवेल्युएट करते हैं हम लोग। We have to evaluate C z square dz according to question the line segment OB फिगर 1 में है आपका, whose equation is y equal to x by 2। अब इसको पहले हम इक्वेशन निकालेंगे कि OA की इक्वेशन क्या होगी, ये जो OA लाइन आपकी है। तो लाइन की इक्वेशन आप लोगों को पता है कैसे निकाला जाता है। अगर इसके कोऑर्डिनेट देखें तो 0 0 है, और ए के कोऑर्डिनेट देखा जाए तो 2,1। एक फार्मूला होता है y माइनस वाई वन इक्वल टू 10th क्लास का है, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। ठीक, इसको अप्लाई करेंगे आप, इसको हम अप्लाई करके नहीं दिखाएंगे आपको, आप इससे निकालिएगा, आपकी इक्वेशन यही आएगी, y इक्वल टू x अपॉन 2। ये 10th क्लास की प्रॉब्लम है। वी कैन टेक इट्स पैरामीट्रिक इक्वेशन। अब चूंकि एक्स वाई का रिलेशन पता लग गया, तो x की वैल्यू अगर 2t मान ली जाए, x की वैल्यू अगर 2t ले लिया जाए, तो y ऑटोमेटिक t हो जाएगा। ऐसा कंफर्टेबल लेते हैं कि फ्रैक्शनल ना आए, रेशनल नंबर ना आए, कोफिशिएंट हमेशा इंटीजर रहे पॉजिटिव और नेगेटिव। तो x 2t लेने पे y आपका t बन जाएगा, हम पैरामीट्रिक में चेंज कर रहे हैं इसको। तो यहाँ पर z की वैल्यू जो है x प्लस आई वाई है, तो zt हो जाएगा 2t प्लस आई टी, यानी dz इज इक्वल टू z डैश t होता है। या अगर इसको डायरेक्टली आप डिफरेंशिएट करें, देखिए z की वैल्यू कितनी है 2t प्लस आई टी, अगर z देखा जाए तो 2t प्लस आई टी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 प्लस आई कॉमन ले लीजिए t, तो dz बन जाएगा 2 प्लस आई और dt, तो वही तो बना, देखिए यहाँ पर dz इज इक्वल टू 2 प्लस आई dt, तो dz की वैल्यू आ गई आपकी। अब अपनी प्रॉब्लम में यहां पर आइए आप, देयरफॉर i इज इक्वल टू ओ बी, ओ बी नहीं होना चाहिए, ओ से लेकर के यहाँ पर एक्चुअली हम लोग ने ए माना हुआ था ये पॉइंट, राइट। तो ओ ए कर सकते हैं, हो सकता है कि फिगर इसमें बना नहीं है, फिगर बना होगा तो उसमें बी लिया होगा उन्होंने डायरेक्टली, क्योंकि बी भी वही है 2,1 और ए भी 2,1 है, तो ओ ए है हम लोगों के हिसाब से जो हमने अभी नया फिगर बनाया। तो z की वैल्यू हम रख देंगे 2 प्लस आई का होल स्क्वायर, क्योंकि z अभी आपने देखा कितनी वैल्यू आ रही है 2 प्लस आई का होल स्क्वायर और टी स्क्वायर, कहीं लिखा है हम लोगों ने z अभी, ये देखिए z की वैल्यू पैरामीट्रिक फॉर्म में, पैरामीट्रिक फॉर्म में z की वैल्यू है 2 प्लस आई टी, तो हो जाएगा 2 प्लस आई का होल स्क्वायर टी स्क्वायर, और dz की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस आई डी टी, यानी आई जो है 2 प्लस आई का होल क्यूब जो है बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर डी टी इंटीग्रेट कर लेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 2 अपॉन 3 प्लस 11 अपॉन 3 आई। तो आई थिंक इतना ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग देखेंगे सेकंड पार्ट इसका। तो सेकंड पार्ट में ओ ए बी के अलोंग एक्चुअली इवेलुएट करना है, जो फिगर 2 आपका बना हुआ है। वी हैव टू इवेलुएट सी जेड स्क्वायर डी जेड अलोंग ओ ए बी, सो वी राइट आई ओ ए के अलोंग प्लस ए बी के अलोंग। ध्यान से देखिए, पहला इसको एक C1 भी कह सकते हैं और C2 भी कह सकते हैं, यानी एक पाथ C1 है ओ से ए तक, और ए से बी तक का पाथ हमारा जो है वो
C2 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ रही होगी आपको। हियर सेगमेंट OA हुज इक्वेशन इज y इक्वल टू 0। एक्चुअली OA जो है, अगर यहाँ बना दें हम आपका, तो O से लेकर के A तक आप यहाँ आए हैं, A से लेकर B तक यहाँ गए हैं, तो इसकी जो इक्वेशन है x एक्सिस है, तो ये y इज इक्वल टू 0 है। और ये वाली लाइन, ये आई थिंक x इज इक्वल टू 2 है आपकी, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट है 2,1 और A का कोऑर्डिनेट है 2,0। तो दोनों लाइनों की इक्वेशन पता लग गई आपको। सेगमेंट OA हुज इक्वेशन इज y इक्वल टू 0 एंड AB हुज इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 2 फ्रॉम फिगर। We take z equal to x plus I y on contour OA, x varies from 0 to x। इसको हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में करेंगे, वैसे चाहे तो पैरामेट्रिक में भी कर सकते हैं, लेकिन एक एग्जांपल पैरामेट्रिक में हो गया है तो दूसरा आप कार्टेशियन में देख लीजिए कि उसे कंपोनेंट फॉर्म में ब्रेक करके कैसे करेंगे। तो x की वैल्यू अगर देखा जाए, यहाँ पर x 0 है ओरिजिन पे, a पर x की वैल्यू 2 है, क्योंकि z इक्वल टू x प्लस आई वाई, और यहां देखा जाए x एक्सिस पे y 0 हो जाएगा, तो z इज इक्वल टू x में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, सो z इज इक्वल टू x वेरीज फ्रॉम 0 to 2, so z इज इक्वल टू, सो दैट z इक्वल टू x एंड dz इज इक्वल टू dx। आसान पड़ेगा ये। एंड ऑन कंटूर AB y वेरीज फ्रॉम 0 to 1। AB भी आप देख सकते हैं y की वैल्यू 0 है और फिर ये 1 हो गई है, और इसमें x की वैल्यू 2 है, तो z कितना होने वाला है? अगर इसमें z की बात करें हम लोग, तो x फिक्स हो गया है 2 प्लस आई वाई, क्योंकि वेरिएशन किसमें हो रहा है? केवल y में वेरिएशन हो रहा है, इसलिए हम लिखेंगे z इक्वल टू 2 प्लस आई वाई। वाई बढ़ेगा 0 से 1 तक, लेकिन x नहीं बढ़ेगा, x फिक्स हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2। राइट, तो लिख रहे हैं कि x इज इक्वल टू 2, सो z इक्वल टू x 2 प्लस आई वाई, x की वैल्यू 2 रख दी, तो dz कितना हो गया? आई डी वाई, ऊपर dz कितना हुआ? dx हुआ। तो दो इंटीग्रल हम साथ लेके चल रहे हैं, दो पाथ साथ लेके चलेंगे। तो ये पूरा इंटीग्रल यहाँ से यहाँ तक लिखा, एक पाथ OA ले लिया गया है और एक पाथ आपका AB लिया। पाथ मतलब कर्व या कंटूर, जो कंटूर लिया है। अब यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो OA यानी x का वेरिएशन 0 से लेके 2 तक x स्क्वायर dx, क्योंकि इस समय z की वैल्यू जो है आपकी वो x है, जो ये आपने यहाँ पर यूज किया है, बल्कि यहाँ पर ला करके। ठीक, और z की वैल्यू 2 प्लस आई वाई दूसरे केस में, यानी A से B तक के पाथ के लिए। और पहले वाले में dz जो है वो dx बन जाएगा, दूसरे वाले में dz हमारा जो है वो आई डी वाई बन जाएगा। अब ये सिंपली नॉर्मल इंटीग्रेशन है जो 12th क्लास में आप पढ़ते हैं, जैसे कि ये x क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा, लिमिट 0 से 2, और यहाँ पर भी होल स्क्वायर करके आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे और फिर ये लिमिट नॉर्मली अप्लाई कर देंगे, तो ये 8 अपॉन 3, और इस तरह से सिंप्लीफाई कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। 2 अपॉन 3 प्लस 11 अपॉन 3 आई आंसर आ जाएगा, क्योंकि आगे का जो भी इंटीग्रल है वन वेरिएबल का है, पहले वाले में x के रिस्पेक्ट में है, दूसरे वाले में y के रिस्पेक्ट में, 12th क्लास के तरीके से है। तो आई थिंक पूरा समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पर ये लिखा है कि हियर वैल्यू ऑफ द लाइन इंटीग्रल अलोंग OB एंड OAB इज सेम। हाँ, ये बात तो हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, जरा ध्यान दीजिए ऊपर, क्या दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं? जरा चेक कर लेते हैं हम लोग। देखिए, इसका जो आंसर आया पहले वाले का 2 अपॉन 3 प्लस 11 अपॉन 3 आई, और इस समय भी जो हमारा आंसर आ रहा है वो 2 अपॉन 3 प्लस 11 अपॉन 3 आई, तो दोनों में सेम आंसर आया। जबकि पाथ हमने एक बार डायरेक्ट लिया आपका O से लेकर A तक, यानी कि 2,3 कोऑर्डिनेट तक, और एक बार हमने लिया O से A तक, फिर हम यहाँ B तक गए, यानी उसी कोऑर्डिनेट 2,1 तक। राइट, तो दोनों में सेम आ रही है वैल्यू। क्यों आ रही है, इसका एक रीजन दिया हुआ है, या कब कब सेम आया करेगी वैल्यू? जब एंड पॉइंट सेम होंगे, यानी एक्सट्रीम पोजीशन और एंड पॉइंट सेम होगा। पाथ कोई भी लिया जाए आपका, अगर स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पाथ का सेम है, तो आंसर सेम आएगा, वैल्यू सेम आएगी। क्यों आएगी? देखिए, हियर वैल्यू ऑफ द लाइन इंटीग्रल OB एंड OAB इज सेम सिंस fz इक्वल टू z स्क्वायर इज एन एनालिटिक फॉर एवरी z। ये एक एनालिटिक फंक्शन है, याद होगा आपको, complex variable function fz is said to be analytic, which is not only differentiable at a point but also differentiable in the neighborhood of that point। राइट, एनालिटिक फंक्शन किसे कहते हैं? जो एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल ना होकर नेबरहुड में भी हो, और ये चूंकि एक पॉलिनोमियल है जेड स्क्वायर, ये हर जगह डिफरेंशिएबल होगा, तो ये एनालिटिक, इसलिए दोनों की वैल्यू जो आपकी है वो सेम आ रही है दोनों पाथ से। आई थिंक पूरा समझ में आ गया होगा।